आज की दुनिया में जहां हर वक्त कनेक्टेड रहना एक जरूरत बन चुकी है, सोचिए एक ऐसा देश जहां पे इंटरनेट सिर्फ एक लग्जरी का सिंबल था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक एक कंपनी ने आकर सब कुछ बदल नहीं दिया। ये कहानी सिर्फ दो कंपनियों के उठने की नहीं, बल्कि कहानी है डोमिनेंस की, डिसरप्शन की और इंडिया के ऐसे डिजिटल फ्यूचर की जिसकी लड़ाई अब तक चली आ रही है। BSNL, MTNL को बर्बाद करने वाले कौन थे? और 31 दिसंबर तक तो डेटा भी फ्री है। हमारी कहानी शुरू होती है 31 जुलाई 1995 को कोलकाता में, जहां मोदी टेलिस्ट्रा नाम की कंपनी ने इंडिया में पहली बार मोबाइल सर्विस को लॉन्च किया और इस दिन इंडिया का पहला ऑफिशियल मोबाइल कॉल किया गया। लेकिन मोदी टेलिस्ट्रा इस रेस में अकेला नहीं था। 1994 में भारती सेलुलर, जिसे भारती एयरटेल के नाम से जाना जाता है, इसे भी लाइसेंस मिला और मोदी टेलिस्ट्रा के लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद भारती एयरटेल ने भी अपनी सर्विसेज लॉन्च कर दी। और इसके बाद आइडिया, जो कि अब वोडाफोन के साथ मर्ज होकर VI बन चुका है, टाटा टेलीकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे प्लेयर्स भी मार्केट में सामने आए और इस कंपटीशन को काफी आगे बढ़ाया। इन टेलीकॉम कंपनीज का इस बिजनेस में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था, अपनी सर्विसेज बेचकर ढेर सारा पैसा कमाना। 1995 में जब देश की आबादी का 74% हिस्सा गांव में रहता था, तब भी इन टेलीकॉम कंपनीज ने अपना पूरा फोकस शहरों को बनाकर रखा। क्यों? क्योंकि ये कंपनीज अपना ARPU बढ़ाना चाहते थे। ARPU का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर, यानी कि एक कंपनी अपने हर एक कस्टमर से कितने पैसे कमाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के पास 100 कस्टमर है और उन 100 कस्टमर से वो कंपनी महीने का 50,000 रुपए कमाती है, इसका मतलब उस कंपनी का ARPU 500 रुपए पर कस्टमर होगा। शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बिजली, सड़कें बहुत बेहतर थी। यहाँ इंपॉर्टेंट नेटवर्क, इंपॉर्टेंट लेन और इंपॉर्टेंट टावर्स को लगाना बहुत ही आसान और सस्ता था। वहीं दूसरी तरफ रूरल एरियाज में इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना महंगा और मुश्किल था। इसके मुकाबले शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम दाम में डेवलप करके एक अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता था। और क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों की पेइंग कैपेसिटी अच्छी थी, वो इन कंपनीज की सर्विसेज अफोर्ड कर सकते थे। इस वजह से इन्होंने अपना पूरा फोकस अर्बन एरियाज पे ही रखा। एक तरफ शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ रही थी और गांव उतने ही अनकनेक्टेड थे। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए सन 2000 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया भारतीय संचार निगम, यानी कि BSNL को स्टैब्लिश करने का मेन मोटिव ये था कि चाहे गांव हो या शहर, टेलीकॉम सर्विसेज हर घर तक पहुंचनी चाहिए। BSNL एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी जिसे गवर्नमेंट ओन करती थी। इसका मतलब ये कि इसके सर्विसेज और इसकी प्राइसिंग पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, ताकि ये हमारे लिए फेयर हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर प्राइवेट कंपनीज अपने प्लान के प्राइसेस बढ़ा देती है, तो वही दूसरी तरफ BSNL जैसी गवर्नमेंट ओन कंपनी अपने प्राइस को नीचे रखेगी, ताकि लोग उनके प्लान्स को ज्यादा ले और मजबूरन उन प्राइवेट कंपनीज को अपने रेट कम करना पड़े। इससे होगा क्या कि इससे आप और मेरे जैसे यूजर्स को एक अच्छी डील मिलेगी और मार्केट में एक पॉजिटिव कंपटीशन बना रहेगा। साथ ही साथ BSNL के आने से काफी रोजगार भी जनरेट हुआ, वो भी खासकर देश के उन हिस्सों में जहां पे इस रोजगार की बहुत जरूरत थी। BSNL एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी अपने लॉन्च के 8 साल बाद तक BSNL को कभी भी लॉस नहीं देखना पड़ा। इवन अपने लॉन्च के 8 साल बाद तक BSNL ने लगभग 40,000 करोड़ का बिजनेस किया और साल 2004 से 2005 के बीच BSNL ने लगभग 10,000 करोड़ का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक साल में करा। इन 8 सालों के दौरान BSNL की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी, ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थी और साथ ही साथ BSNL एक रूरल एरिया और एक अर्बन एरिया को कनेक्ट करने में भी बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ। हर अच्छे दिन के बाद एक काली रात आती है और BSNL के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब BSNL लगभग बर्बाद होने के कगार पर आ चुका था। जो एक समय पर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी और प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत ही टफ कंपटीशन दे रही थी, अचानक से डिक्लाइन होने लगी। कनेक्टिविटी के मामले में सबसे आगे होने के बावजूद ये कंपनी अपने डाउनफॉल की तरफ ऐसे गिरी जैसा किसी ने सोचा नहीं था। तो आइए जानते हैं कैसे। BSNL के डाउनफॉल के 4 मेन रीजन थे। पहला रीजन था स्कैम और टेंडर्स के नाम पर किए जाने वाला एक बड़ा करप्शन। जिस वक्त पर इंटरनेट को लगाना एक लग्जरी से कम नहीं था, एक मामूली से इंटरनेट कनेक्शन के लिए 10 बड़े एप्लीकेशन देने पड़ते थे, महंगे बिल पटाने पड़ते थे। उस वक्त पर एक बहुत बड़ा स्कैम निकलकर सामने आया, जो कि था 440 करोड़ का। और इसमें नाम सामने आता है हमारे फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मरन का। मरन पर आरोप लगा कि मरन ने अपने रेसिडेंस पर 323 से भी ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट लेन्स का सीक्रेट एक्सचेंज सेटअप लगाया हुआ था, जो कि BSNL के चीफ जनरल मैनेजर के नाम पर किया गया था, जिससे सन टीवी, जो कि इनका और इनके भाई का वेंचर था, उससे डायरेक्ट बेनिफिट मिला। ये केस कोर्ट में लंबे समय तक चला और जैसा ऐसे केसेस के साथ होता है, लैक ऑफ एविडेंस के कारण इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। दयानिधि मरन के रेजिग्नेशन के बाद नए टेलीकॉम मिनिस्टर बने A राजा। लेकिन फिर क्या, साल बदला, दिन बदला, लेकिन कहानी वही की। साल 2010, दिन 10 नवंबर।
इस दिन 2G स्कैम नाम से 1,76,000 करोड़ का एक बड़ा स्कैम सामने और इसमें नाम आया वापस से हमारे फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा का। इन पर आरोप ये लगा कि 2G स्पेक्ट्रम की जो रियल प्राइस थी उसको अंडर वैल्यूड प्राइस में इन्होंने आगे बेच दिया और इस कारण लगभग हमें $25 बिलियन का एक बड़ा नुकसान देखने को मिला। आगे इन्वेस्टिगेशन होने पे ये भी पता चला कि बहुत सा कॉन्ट्रैक्ट ऐसी कंपनीज को दिया गया था जो कि शेल कंपनीज थी। शेल कंपनीज का मतलब होता है ऐसी कंपनीज जो कि सिर्फ और सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती है और ये कंपनीज टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर दूसरी कंपनी से वो काम कराती है और जो मार्जिन बचता है उससे अपना मुनाफा कमाती है। कारण नंबर 2, इनकी बेकार कस्टमर सर्विस। जिन लोगों ने भी BSNL की सर्विस यूज की है ये इनकी बेकार कस्टमर सर्विस से बहुत अच्छे से वाकिफ है और जिन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है वो जाकर SBI की कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इससे शायद आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की कस्टमर सर्विस BSNL यूजर को देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज जो थी वो अपने कस्टमर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे रही थी, फास्ट रिस्पॉन्स दे रही थी, उनकी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर रही थी और एक बहुत बेसिक सा ह्यूमन नेचर होता है कि हम हमेशा एक बेटर ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कारण नंबर 3, लो एफिशिएंसी। एक तरफ BSNL के पास लोग बहुत ज्यादा थे और इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट प्लेयर्स जो कि बहुत कम एम्प्लॉयज के साथ हाईली प्रोडक्टिव काम कर रहे थे। ये भी एक बड़ा रीजन था BSNL के डाउनफॉल। कारण 4, BSNL की हालत ऑलरेडी बहुत खराब चल रही थी और इसी बीच में इस कंपनी की डिसरप्टिव एंट्री ने BSNL की हालत बद से बदतर कर दी। Every new Jio user will get Jio's data, voice, video and the full bouquet of Jio applications and content absolutely free till 31st March 2017. फिर आया 2016 और दिन था 5 सितंबर। जियो ने अपनी एंट्री से अपने सारे कंपटीशन को हिला कर रख दिया। ये अपने यूजर्स के लिए एक वरदान साबित हुआ लेकिन अपने कंपटीशन के लिए एक श्राप से कम नहीं था। जियो के आने के पहले इंडिया में 1 GB डेटा का प्राइस 225 रुपए से लेके 500 रुपए के बीच था। जो लोग डेटा बचा कर चलाते थे क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि जिस डेटा को उन्होंने इस महीने परचेस किया है उन्हें इस डेटा को अगले महीने तक खींचना पड़ेगा। उन्हें और पूरे देश को जियो ने एक वेलकम ऑफर दिया, जिस वेलकम ऑफर ने जियो ने अनलिमिटेड फ्री 4G इंटरनेट, फ्री कॉलिंग लोगों को बस यूं ही दे दी। लोगों को बस ये करना था कि जाकर जियो की सिम लेनी थी और उन्हें ये सारे बेनिफिट्स फ्रीली मिलने स्टार्ट हो जाते। अपने इस वेलकम ऑफर के दम पे जियो ने अपने लॉन्च के मात्र 83 दिनों में 50 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए और सिर्फ 2.5 साल में जियो ने 300 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर गेन किए, जो उसके कॉम्पिटिटर भारती एयरटेल को गेन करने में 19 साल से भी ज्यादा का समय लगा था। जियो के आने के पहले इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एयरटेल का मार्केट शेयर 40% का था, वोडाफोन का 25 का था, आइडिया का 20 का था और BSNL का 10 का था और बाकी प्लेयर्स का कलेक्टिवली 5% का था। और जियो के आने के बाद एयरटेल का मार्केट शेयर गिरकर 33% रह गया। वोडाफोन और आइडिया जो साथ में मर्ज हो चुके थे इनका मार्केट शेयर 18% रह गया। BSNL का मार्केट शेयर 7% के आसपास रह गया और बाकी प्लेयर्स का मार्केट शेयर कलेक्टिवली 3% के आसपास रह गया और जियो ने सीधा मार्केट का 37% हिस्सा एक्वायर कर लिया था और अपने कंपटीशन को खून के आंसू रुला दिए थे। और इतना ही नहीं, बहुत से टेलीकॉम कंपनी जैसे टेलीनॉर, टाटा टेली सर्विसेज, रिलायंस कम्युनिकेशन जो कि मुकेश अंबानी के खुद के भाई की कंपनी थी, इन सब बिजनेस को आखिरकार बंद करना पड़ गया। जियो के आने से पहले मार्केट में लोग 3G फोन यूज किया करते थे और बहुत कम ही ऐसे लोग थे जिनके पास 4G फोन हुआ करता था। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए जियो मार्केट में नया 4G फोन लेकर आ गया जिसका नाम था लाइफ फन, लाइफ वाटर और लाइफ फ्लेम। सबसे अच्छी बात इन फोन की ये थी कि ये फोन बहुत ही कम दाम में उपलब्ध थे और जो भी कस्टमर इन फोन को लेते वो बहुत ही कम पैसे खर्च कर हाई स्पीड 4G इंटरनेट को यूज कर सकते थे। जियो की स्ट्रेटेजी इसके पीछे ये थी कि ये फोन लोगों को देकर उन्हें हाई स्पीड 4G इंटरनेट यूज करने के लिए हैबिचुअल बनाया जाए और ठीक ऐसा ही हुआ। जियो की डिसरप्टिव एंट्री के बाद इंटरनेट डेटा की तो जैसे बाढ़ ही आ गई थी। एक एवरेज यूजर का मंथली डेटा कंजम्पशन 100 गुना से बढ़कर 15 से 16 GB के आसपास हो गया था। ब्रॉडबैंड यूजर जो 2016 में 19 से 20 मिलियन के आसपास थे वो बढ़कर 800 मिलियन तक हो गए। एक एवरेज इंटरनेट स्पीड जो 5 से 6 Mbps की हुआ करती थी वो बढ़कर 23 से 24 Mbps की हो गई। तो सोचने वाली बात आखिर ये है कि जियो आखिर ये कर कैसे पाया। तो जिस 4G टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया आगे बढ़ रही थी, जियो ने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन इस चीज के लिए कर रखी थी। जियो ने ऑलरेडी अपना 4G का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रखा था जिसने जियो को हेल्प किया इतना मैसिवली एक्सपांड करने के लिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज यानी कि ISBL में 95% स्टेक 4,800 करोड़ में यानी कि अप्रोक्सीमेटली $1.3 बिलियन में एक्वायर किया जब इन्फोटेल ने भारत के सभी 22 टेलीकॉम सर्कल्स के लिए ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम जीता।
जो जियो के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एंटर करने का एक इंपॉर्टेंट स्टेप साबित हुआ। और अपनी सर्विसेज को लॉन्च करने से पहले रिलायंस जियो ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए यानी कि अराउंड $22 बिलियन इन्वेस्ट किए। ये इन्वेस्टमेंट भारत में एक मजबूत टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क स्टैब्लिश करने की ब्रॉडर स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, जिसमें एक्सटेंसिव फाइबर ऑप्टिक्स केबल को बिछाना, टेलीकॉम साइट्स बनाना शामिल था जो जियो की 4G हाई स्पीड इंटरनेट को सपोर्ट कर सके। और इस तरह हमें देखने मिला राइज ऑफ डिजिटल इंडिया। जियो का इम्पैक्ट सिर्फ इंटरनेट डेटा तक नहीं था, इसने डिजिटल इंडिया को जन्म दिया, स्टार्टअप्स को एम्पावर किया, लोगों की ऑनलाइन एक्टिविटीज बढ़ी, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ी, ऑनलाइन स्टडीज और इवन वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर था ये भी एक तरीके से जियो के कारण ही मिला। लोगों की ऑनलाइन पेमेंट्स भी बढ़े, यूट्यूब में एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिला, इसने ऑलमोस्ट सारे बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया और इंडियंस के जीने और काम करने के तरीके को बदल कर रख दिया। जियो ने अपना इम्पैक्ट ऑलमोस्ट हर सेक्टर में डाला और इसने ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये बात काफी लोगों को बहुत अच्छी लगी, बट कुछ लोग ऐसे थे जो कि इनके कंपटीशन थे और उन्हें ये बात बहुत खटक चुकी थी। और अब यहाँ से चालू होती है टेलीकॉम कंपनीज की एक वॉर, जो हम वीडियो में आगे समझने वाले हैं। एयरटेल जो जियो के आने के पहले एक बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर था, अब अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा था। एयरटेल ने जियो को कोर्ट तक खींचा और लेकर गया CCI के पास, और CCI का मतलब होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि ये अश्योर करता है कि मार्केट में एक फेयर कंपटीशन बना रहे, सभी को बराबरी का मौका मिले और किसी भी एक कंपनी की मार्केट में मोनोपोली ना हो। भारतीय एयरटेल ने जियो पर प्रेडेटरी प्राइसिंग का आरोप लगाया। प्रेडेटरी प्राइसिंग का मतलब ये होता है एक कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को इतने कम दाम में बेचती है कि कंपटीशन को नुकसान हो और कंपटीशन उस रेस से बाहर हो जाए। ये स्ट्रेटजी यूजुअली टेम्पररी होती है और जैसे ही कंपटीशन इस रेस से बाहर होता है, जो कंपनी होती है वो कंपनी अपने प्राइसेस को वापस से बढ़ा लेती है ताकि मार्केट में उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाए। भारतीय एयरटेल ने CCI को ये कहा कि जियो अपनी सर्विसेज को कम में नहीं बल्कि फ्री में ही दे रहा है ताकि टेलीकॉम इंडस्ट्री का जो कंपटीशन मार्केट में एग्जिस्ट करता है वो बाहर हो जाए, और CCI से रिक्वेस्ट की कि वो जियो के अगेंस्ट कुछ टफ से टफ एक्शन ले। जियो की लीगल टीम कम नहीं थी, उन्हें इस आने वाले खतरे का अंदाजा बहुत पहले से था, इसलिए उन्होंने इस लॉ में एक छोटा सा लूप होल ढूंढ निकाला था। जैसे ही एयरटेल अपनी शिकायत लेकर CCI के पास गया, CCI ने एयरटेल की शिकायत रिजेक्ट कर दी, ये कहकर कि ये जो लॉ आप बता रहे हैं ये सिर्फ उन कंपनीज पर अप्लाई होता है जो मार्केट में ऑलरेडी एक डोमिनेट पोजीशन होल्ड कर रखती है। क्योंकि जियो मार्केट में एक नया प्लेयर है, इस वजह से उन पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। CCI के द्वारा एयरटेल की शिकायत रद्द करने के बाद एयरटेल को ना चाहते हुए पीछे हटना पड़ा और जियो वैसे ही डोमिनेट करते हुए आगे बढ़ा। आगे चलकर ठीक वैसा ही हुआ जैसा इस प्रेडेटरी प्राइसिंग स्ट्रेटजी में देखने को मिलता है। हमें आगे चलकर देखने को मिली जियो की प्राइस हाइक्स। इस प्राइस हाइक को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा जियो की प्रीवियस प्राइसिंग स्ट्रेटजी को। जब रिलायंस जियो ने अपनी सर्विसेज सितंबर 2016 में लॉन्च की तो शुरू में उसने एक इंट्रोडक्टरी वेलकम ऑफर निकाला जिसमें उसने मुफ्त अनलिमिटेड डेटा, वॉइस कॉल और मैसेजिंग लोगों को देने का कमिटमेंट किया। जब ये बात फैली तो मार्केट में तहलका मच गया, हर कोई इसका सिम कार्ड लेना चाहता था। जियो की सिम जहां पर मिल रही थी वहां लोग घंटों लाइन लगाकर इस सिम कार्ड को खरीद रहे थे और साथ ही लाइफ के फोन बहुत बिक रहे थे क्योंकि 4G फोन बहुत कम प्राइस में लोगों को ऑफर किया जा रहा था और इस फोन के साथ एक जियो की फ्री सिम भी आती थी। इसके बाद जियो ने हैप्पी न्यू ईयर ऑफर निकाला और अपनी सर्विसेज को एक्सटेंड किया जिसमें 31 मार्च 2017 तक रोजाना 1 GB मुफ्त डेटा हर दिन दिया गया। वो कहते हैं ना, किसी को किसी चीज की लत लगानी हो तो उसे वो फ्री में दो और जब उस इंसान को उस चीज की लत लग चुकी हो तब उससे पैसे लेना स्टार्ट करो। तो जियो ने ठीक ऐसा ही किया। और फिर दिन आया अप्रैल 2017 जब जियो ने पहली बार अपने कस्टमर्स को रिचार्ज के लिए पैसे मांगे, जिसका नाम था जियो प्राइम मेंबरशिप। कंपनी ने 99 रुपीज की नॉमिनल फीस लगाकर जियो प्राइम मेंबरशिप इंट्रोड्यूस किया जिसके तहत यूजर को अफोर्डेबल डेटा पैक के साथ सिमिलर बेनिफिट्स लेने का मौका मिला। उस समय एक फेमस कॉमन पैक था 399 का प्लान जिसमें 3 महीने के लिए 1 GB रोजाना दिया जाता था। जियो की ये प्राइसिंग रीजनल बेसिस पे थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है बट डेफिनेटली इस ब्रेकडाउन से आपको जियो की प्राइस हाइक को थोड़ा करीब से समझने का मौका मिलेगा। इनिशियल लॉन्च के टाइम 2017 में जियो का स्टार्टिंग 3 महीने का प्लान जिसमें आपको हर दिन 1 GB डेटा मिलने वाला था वो 399 का था। 2019 आते आते इस पैक का प्राइस हो गया 459। 2021 आते आते इस प्लान का प्राइस हो गया 599। 2022 आते आते ये सिमिलर पैक हो गया 666 रुपीज का और 2024 आते आते ये पैक बन गया 799 रुपए का, यानी कि सीधा सीधा 800 रुपए। जो प्लान हमें 399 में मिल रहा था आज उसकी कीमत डबल हो चुकी है और सिर्फ जियो ने नहीं सारे टेलीकॉम प्लेयर्स ने अपने चार्जेस इसी तरह बढ़ाए हैं और वो जियो जिसने किसी समय हमें फ्री में इंटरनेट दिया था आज उसकी कीमत और बाकी प्लेयर्स की कीमत में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है।
तो अब कहानी में आता है एक बहुत प्यारा सा ट्विस्ट। जैसा कि हम कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। गवर्नमेंट के सपोर्ट और कनेक्टिविटी को वापस फोकस करते हुए बीएसएनएल ने बहुत ही धमाकेदार अपना कमबैक किया है और डिजिटल वर्ल्ड में अपनी जगह बनाने की वो जंग अब वापस से छिड़ चुकी है। क्योंकि जिस कंपनी ने बीएसएनएल को कंपटीशन से ऑलमोस्ट बाहर कर दिया था, बीएसएनएल वापस कमबैक करके उसी कंपनी को बहुत दमदार टक्कर दे रहा है और उसे आज चैलेंज कर रहा है। क्योंकि जिस ईयरली पैकेज को आपको जियो में अगर लेना हो तो वो आपको पड़ता है 3,999 रुपए, लेकिन उससे ही सिमिलर अगर आप पैकेज बीएसएनएल में देखते हैं तो वो आपको मिलेगा मात्र 1,999 रुपए में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे साल भर के ईयरली पैकेजेस को आपस में कंपेयर कर दिया और आपको देखने को मिला कि इन दोनों के बीच में एक बहुत वास्ट डिफरेंस है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएसएनएल के बाकी प्लान्स जियो और उसके बाकी कंपटीशन के कंपैरेटिवली कितने कम होने वाले हैं। तो सोचने वाली बात अब ये है कि जैसा भरोसा बीएसएनएल पर पहले किया जाता था, क्या बीएसएनएल पर दोबारा वैसा भरोसा किया जा सकता है? इसे समझने के लिए हमें इन कुछ पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। तो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बीएसएनएल का 4G डिप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। बीएसएनएल ने 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है टाटा के साथ, जो कि अपने आप में ट्रस्ट का सिंबल है। और स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है टीसीएस के साथ, जिसमें 4G नेटवर्क पूरे देश में 1 लाख साइट्स पर लगाए जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट में प्लानिंग, डिजाइन, इंस्टॉलेशन, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन भी शामिल है। टीसीएस बीएसएनएल के डेटा सेंटर्स के लिए एक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बना रहा है, जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा और टाइम टू टाइम अलर्ट देगा। इससे इन डेटा सेंटर्स की अवेलेबिलिटी 97% से लेके 99% तक बढ़ जाएगी। डेफिनेटली बीएसएनएल का इस तरह कमबैक करना मार्केट को एक फेयर प्राइस की तरफ लेकर जाएगा, पर साथ ही बीएसएनएल को आपके सपोर्ट और आपकी बैकिंग की भी जरूरत है, जिससे आज की टेलीकॉम कंपनीज का जो बढ़ता हुआ प्राइस हमें प्राइवेट प्लेयर्स के साथ देखने को मिल रहा है, इस पर कंट्रोल आए। थैंक यू।